नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का द शिक्षा कैपिटल यूट्यूब चैनल पे। हमारे हम अब कविता की क्लास पढ़ने जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो है हम यूनिट 5 हमारी क्लास जो है शुरू हो चुकी है। उसमें धूमिल की कविताएं हम बेहतरीन तरीके से पढ़ चुके हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो भवानी प्रसाद मिश्र पे है, यानी उनकी जो कविताएं तो गीत फरोश और सतपुड़ा के जंगल लगी। आप ये दोनों गीत पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि क्या मज़ा आ गया। वो बात नहीं है जो मैं पढ़ाऊँगा आपको, जिस धुन में गाऊँगा इन कविताओं को, आपको लगेगा मज़ा आ गया, क्या मज़ा आ गया। ठीक है? तो आप बने रहें और आपका प्यार इसी प्रकार से मिलता रहे, जिस प्रकार से मेरे वीडियो को आप लोग प्यार दे रहे हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ। ठीक है? अच्छा, मैं एक बार आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि ये आपको बता दूँ, मेरी 5वीं यूनिट यानी कविता की भी क्लास चल रही है। यूजीसी नेट जून 2025 को टारगेट करके, और 25 अप्रैल को मैं आपका सिलेबस पूर्ण कर दूंगा। 25 अप्रैल से प्रैक्टिस होगी। ठीक है हमारी। अच्छा, तो कहानी भी हमारी भैया चल रही है। आपको मैं बता दूं, कहानी की भी क्लास चल रही है। आप जाके प्लेलिस्ट में देखें, उसमें 2 से 3 कहानियाँ हो चुकी हैं। नाटक भी हमारी क्लास चल रही है और निबंध हम कंप्लीट कर चुके हैं। भारतीय काव्यशास्त्र कंप्लीट कर चुके हैं, पाश्चात्य पे आने वाले हैं। ठीक है? और हिंदी साहित्य का इतिहास तो हम निरंतर पढ़ ही रहे हैं। एक बार हमारे नोट्सों की तरफ देख लें कि आपको लगेगा। देखो, पहले ये कविता के बारे में है। ठीक है? ये जैसे जी आपकी जो कविता है, देखो कविता में कोई ऐसा शब्द जो एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हुआ उसको आपको दूसरे कलर में मिलेगा। देखो, देख रहा है। ठीक है? वो यहाँ सोने में लिखा था, मैं गीत वहाँ पुणे में लिखा था। देखो गीतों को देखो, छंद और बेछंद, यानी इन शब्दों को आप गौर से देखना कि अगर कभी भी सनम जो पूछेंगे तो इन्हीं शब्दों को उठाया जाएगा। ठीक है? ये सतपुड़ा के जंगल सबसे अच्छी कविता है। मुझे सबसे हिंदी साहित्य में इतिहास में सबसे अच्छी कविता सतपुड़ा के जंगल लगती है। ठीक है? और भी एक आधी कविता है, पर ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब इसमें देखो इम्पोर्टेंट क्या है। सबसे पहली बात कि जो शब्द हैं जो पूछने लायक है वो तो रखे हैं, और इसमें सबसे आखिरी में जब आप जाओगे, यहाँ पे देखो, लास्ट में देखो, यहाँ ये क्या नाम, ये गीतों का क्रम, यानी आपको जो क्रम याद करने होते हैं। यानी जो है एक पद्यांश जो होता है, जो उसका लास्ट की लाइन जो पूछ लेता है क्रम लगाने के लिए, वो देखो कुछ इसी प्रकार से 5 लाइन। इसमें जो जानवरों के क्रम आए हैं वो आपको मैंने यहाँ पे रख दिए। इसका जो इसमें क्या क्या वर्णन है वो भी मैंने आपके लिए अलग निकाल के रख दिया है। इस गीत में पागल कौन कौन है वो भी मैं आपके सामने रख चुका हूँ। यानी कुछ नहीं, बस इतने नोट्स आप पढ़ लो और ये कविता पढ़ लो। इस कविता से कोई सवाल आपका छूटेगा नहीं। ठीक है? तो भवानी प्रसाद मिश्र को हम पढ़ने वाले हैं। मैं बार बार आपसे फिर कहना चाहता हूँ कि अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, पहले रुक जाइए, भागो मत, पहले पढ़ लो, एक बार क्लास मेरी देख लो। अगर समझ में नहीं आती है तो कमेंट करके बताना कि सर समझ में क्लास नहीं आई है, मैं उसका कोई दूसरा तरीका निकालूंगा, मगर भरोसा है कि आपको क्लास ये बेहतरीन पसंद आएगी। ठीक है? अच्छा, एक बार और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, तो 97 21 56 58 75 इस नंबर पे व्हाट्सएप करोगे। ठीक है? तो आपको नोट्स भेज दिए जाएंगे। नोट्स की कीमत है मात्र, आप बता दूं मैं, 299 रुपये। ठीक है? 299, इससे ज़्यादा आपको पैसे नहीं देना है। संपूर्ण नोट्स दिए जाएंगे, वो चाहे कविता हो, चाहे नाटक हो, चाहे निबंध हो, चाहे कहानी हो, किसी भी, सब संपूर्ण नोट्स दिए जाएंगे। ठीक है? तो गीत फरोश हम लोग कविता पढ़ने वाले। देखो, गीत फरोश ये काव्य संग्रह है। ठीक है? भवानी प्रसाद मिश्र का। और ये किसमें संकलित है? गीत फरोश जो कविता है, ये संग्रह ही गीत फरोश है, 1956 में आया था, उसमें संग्रह जो है संकलित है। सतपुड़ा के जंगल जो कविता है ये भी गीत फरोश में ही संकलित है, जो इसका समय क्या है, 1956 है। थोड़ा गीत फरोश कविता के बारे में हम लोग देख लें कि गीत फरोश जो कविता की पृष्ठभूमि के विषय में स्वयं कवि का कहना है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहते हैं ये जो कवि यानी भवानी प्रसाद मिश्र, कि हंसाने वाली यह कविता मैंने बड़ी तकलीफ में लिखी थी। मैं पैसों को कोई महत्व नहीं देता, पर पैसा बीच बीच में अपना महत्व स्वयं प्रतिष्ठित कर लेता है। ये बात बिल्कुल सही है। मुझे बताते हैं कि कविता ये क्यों लिखा मैंने। ठीक है? मुझे अपनी बहन की शादी करने के लिए पैसों की आवश्यकता थी। पैसे मेरे पास नहीं थे। तब मैंने कलकत्ता में एक फिल्म बन रही थी, याद रखना, कलकत्ता में फिल्म बन रही थी, फिल्म के लिए गीत लिखे। गीत अच्छे लिखे गए, लेकिन मुझे इस बात का दुख था कि मैंने पैसे लेकर गीत लिखे। इस कविता में उपभोक्तावादी, याद रखना, उपभोक्तावादी युग की विसंगतियां भी सामने आई हैं। ठीक है?
अब ये हमारा गीत है। इस गीत में एक बात दिखाने भवानी प्रसाद दिखा रहे हैं कि मजबूरी क्या ना करा दे। ठीक है, ये गीत मजबूरी में लिखा है। भूख जब लगती है आदमी को तो कुछ नज़र नहीं आता है, उसको जो पाए वो बेच भी देगा। ठीक है, तो यहाँ से गीत शुरू होता है हमारा, बहुत अच्छा गीत है। ठीक है, और आप मैं एक लय में इसको पढ़ूँगा और समझते चलना। ठीक है, कि जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। लगता है कि सामने किसी कोई उनसे पूछ रहा है कि क्या आप गीत बेच रहे हैं? ग्राहक से बात करते हैं ये गीत दृश्य बिंब आपको जो है सामने रखेगी, दृश्य प्रस्तुत कर देगी कि जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, मैं किस्म-किस्म के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म-किस्म के गीत बेचता हूँ। याद रखना, किस्म-किस्म के गीत बेच रहे हैं, कई प्रकार के गीत हैं। जी माल देखिए, दाम बताऊँगा। बेकाम नहीं है, काम बताऊँगा। अरे आप मेरा माल तो देखिए, पहले गीत तो देखिए, फिर मैं उसके दाम बता दूँगा। बेकाम नहीं है, ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई काम नहीं है, मेरे पास भी बहुत काम है। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने और कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। यानी कुछ गीत तो मैंने मस्ती में आके लिख दिए और कुछ गीत जो है बहुत पस्ती में आके मैंने लिखे हैं, पछता रहा हूँ लिख के। ठीक है, अब बताते हैं, ग्राहक से बता रहे हैं कि यह गीत सख्त सर दर्द बुलाएगा। यह गीत जो है मैं आपको जो दे रहा हूँ सख्त सर दर्द बुलाएगा। यह गीत लो मेरे पास जो अभी झोली में रखा है, यह गीत पिया को पास बुलाएगा। यह गीत सख्त सर दर्द बुलाएगा, यह गीत पिया को पास बुलाएगा। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर पीछे-पीछे अकल जगी मुझको। पहले तो कुछ गीत लिखने में बहुत शर्माता था मैं, पर बाद में अकल ठिकाने पे आ गई कि गीत लिखने बहुत ज़रूरी है। जी लोगों ने तो बेच दिया ईमान जी, आप ना हो सुनकर ज़्यादा हैरान कि बहुत लोगों ने तो ईमान बेच दिए। आप सुनकर इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? मैं सोच समझकर आखिर अपने गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। अब आगे देखो बता रहे हैं कि यह गीत सुबह का है गाकर देखें। यह गीत सुबह का है गाकर देखें, यह गीत गजब का है ढाकर देखें। यह गीत जरा सुने में लिखा था, यह गीत वहाँ पुणे में लिखा था। याद रखना कि यह गीत अभी भी सुबह-सुबह मैंने लिखा है। इसको थोड़ा गा के तो देखें, मज़ा आ जाएगा। यह गीत गजब का है ढाकर तो देखें। यह गीत शून्य में, अकेले में मैंने लिखा था। और यह गीत जो अभी मैंने आपको दिया है वो पुणे में, यानी याद रखना कि शहर का वर्णन इस गीत में हुआ है पूना का। कहाँ का? पूना का। वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ का है भैया? पूना। कहाँ? पूना। कहाँ का भैया? पूना का। ठीक है, चलिए। यह गीत पहाड़ी, देखो इनका गीत पहाड़ी पर भी चढ़ता है। यह गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है, यह गीत बढ़ाए से बढ़ जाता है, यह गीत भूख और प्यास भगाता है, यह गीत भुआली की है हवा हुजूर, यह गीत तपेदी की है दवा हुजूर। याद रखना इनका गीत पहाड़ी पर भी चढ़ रहा है, इंपॉर्टेंट है। और यह गीत बढ़ाए से भी इनका बढ़ रहा है। यह गीत भूख और प्यास भुगाता। अगर अब इनका गीत गाने लगो तो न भूख पास में आएगी न प्यास लगेगी। यह गीत जो है जी यह मसान में भूख जगाता है, यानी जिसको कभी भूख नहीं लगती उसको भी भूख ये लगा देगा। यह गीत भुआली की है हवा हुजूर, यह गीत तपेदी की है दवा हुजूर। याद रखना इस गीत में मर्ज का भी प्रयोग किया गया है, जिक्र आया है, वो क्या है? तपेदिक। ठीक है, क्या है? तपेदिक। क्या है? तपेदिक। मैं सीधे साधे और अटपटे गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। फिर कहते हैं, वो चलने लगता है तो कहता है रुको जी और गीत भी हैं दिखलाता हूँ, जी सुनना चाहे तो आप तो गाता हूँ। जी छंद और बेछंद पसंद करें। बताइए कि आप लयबद्ध कविता लेना चाहते हैं या बेलय के, यानी एक छंद में लेना चाहते हैं या फिर बेछंद में कविता लेना चाहते हैं। जी अमर गीत और जो तुरंत मरे, मेरे पास अमर गीत भी हैं और जो गीत तुरंत मरने वाले वो भी गीत हैं ना। अब ग्राहक कुछ कहता है कि तो कहता है ना बुरा मानने की इसमें क्या बात है, मैं पास रखे हूँ कलम और दवात। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, मेरे पास तो कलम दवात पास में है, जब चाहो तो मैं लिख लेता हूँ। इनमें से भाई नहीं नए लिख दूँ, अगर इन गीतों में से आपको पसंद नहीं आया हो तो क्या नए गीत लिख दूँ। इन दिनों की दोहरा है कवि धंधा,
हैं दोनों चीज व्यस्त कलम और कंधा। यानी हमारे पास तो इस टाइम दो दो धंधे हैं। ठीक है, गीत आपके सामने मैं एक पास पे बैठ के भी जो है सुना देता हूँ, लिख बेच देता हूँ, और जाके गली गली में जाके बेचता हूँ। इन दिनों की है दोहरा है कवि धंधा, है दोनों चीज व्यस्त कलम और कंधा। कुछ घंटे लिखने के कुछ फेरी के, जी दाम नहीं लूंगा इस देरी के। मैं नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। याद रखें कि जी गीत जन्म का लिखूं मरण का, ये गीत जन्म के भी लिख रहे हैं और मरण का भी लिखते हैं। जन्म और मरण दोनों के गीत लिख रहे हैं। जी गीत जन्म का लिखूं मरण का लिखूं, जी गीत जीत का लिखूं शरण का। यानी जन्म का भी गीत लिखते हैं, मरण का भी गीत लिखते हैं, जीत का भी गीत लिखते हैं, शरण का भी गीत लिखते हैं। यानी जो जीत जाता है उसके लिए भी गीत लिखते हैं, जो जिसका जन्म किसी बच्चे का हो उसके भी गीत लिखते हैं, कोई मर जाता है उसके भी गीत लिखते हैं, और कोई किसी के शरण में जाना चाहता है तो उसके भी गीत लिखते हैं। कौन? भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है। अच्छा, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं बहुत अच्छी लगती हैं। एक कविता उनकी है, चलो अभी याद आएगा तो आपको बताऊंगा। यह गीत रेशमी है या खादी का। याद रखना, ये इनका गीत एक रेशमी का भी है। यह गीत रेशमी है या खादी का, यह गीत पित्त का है बादी का। रेशमी, खादी, पित्त, बादी, कुछ और डिजाइन भी है इल्मी, कुछ और डिजाइन भी हैं ये इल्मी। यह लीजिए चलती चीज नई फिल्मी। यानी फिल्मी भी गीत लिखते हैं। यह सोच सोच कर मर जाने का गीत, यह दुकान से घर जाने का गीत। याद रखना, दुकान का भी वर्णन हुआ है। ठीक है। जी नहीं दिल लगी इसमें, जी नहीं दिल लगी कि इसमें क्या बात, मैं तो लिखता ही रहता हूँ दिन रात, तो तरह तरह के बन जाते हैं गीत, जी रूठ रूठ कर मन जाते हैं गीत। जी बहुत ढेर लग गया हटाता हूँ, गाहक की मर्जी अच्छा जाता हूँ, मैं बिल्कुल अंतिम और दिखाता हूँ। या भीतर जाकर पूछ आइए आप, है गीत बेचना वैसे बिल्कुल बाप, क्या करूं मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट, ये लास्ट की लाइन याद रखना है कि या भीतर जाकर पूछ आइए आप, है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप, क्या करूं मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। ठीक है। तो ये हमारी कविता थी, कौन सी? गीत फरोश। अब हम पढ़ने वाले हैं सतपूर्णा के जंगल। ये बहुत अच्छी कविता है सतपूर्णा के जंगल, और जिस लय में मैं आपको गाऊंगा आपके सामने उसी लय में आपको गाना है। ठीक है। मन में एक बार कल्पना करो कि आप मेरे सामने बैठे हैं, प्रत्यक्ष बैठे हैं, और जैसे मैं गा रहा हूँ उसी प्रकार से आप गीत को गाओ। और देखो, मैं फिर कहता हूँ, हिंदी से साहित्य आप पढ़ रहे हैं तो साहित्य को साहित्य की तरह पढ़ो, उससे जुड़ने की कोशिश करो। ठीक है। तभी आपको लगेगा कि मैं पढ़ नहीं रहा हूं, मैं जी रहा हूं। ठीक है। कविता में बिल्कुल जंगल में पहुंच जाओ आप, इस सतपुड़ा के जंगल में पहुंच अपने आप को जंगल में महसूस करो। अब फिर देखो कि किसी पेड़ के आसपास में मैं गा रहा हूं और आप सुन रहे हैं, और गौर से सुनना। मैं पहले पूरी कविता का वाचन करूंगा, गाऊंगा, उसके बाद इस गीत को थोड़ा बहुत समझाऊंगा। इसमें समझाने लायक कोई बात है नहीं। ठीक है। लय इसकी बहुत अच्छी है, मैं सुनाता हूँ आपको। और ये लय किसी की नहीं है, ये मेरी खुद की लय है। कि सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से, ऊँघते अनमने जंगल, सतपुड़ा के घने जंगल। क्या कहते हैं कि झाड़ ऊंचे और नीचे, चुप खड़े हैं आँख नीचे, घास चुप है काश चुप है, मूक साल पलास चुप है, बन सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें, सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल। फिर देखो क्या कह रहे हैं कि सड़े पत्ते, गले पत्ते, हरे पत्ते, जले पत्ते,
सड़े पत्ते, गले पत्ते, हरे पत्ते, जले पत्ते, वन्य पत को ढक रहे से, पंख दल में पले पत्ते, चलो इन पर चल सको तो, दलो इनको दल सको तो, ये घिनौने घने जंगल, ये घिनौने घने जंगल, नींद में डूबे हुए से, ऊँघते अनमने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल। फिर क्या कहती हैं कि सटपटी उलझी लताएं, डालियों को खींच खाएं, पैर को पकड़े अचानक, प्राण को कस ले कपाएं, सांप सी काली लताएं, भला की पाली लताएं, लताओं के बने जंगल, नींद में डूबे हुए से, ऊँघते अनमने जंगल, सतपुड़ा के घने जंगल, सतपुड़ा के घने जंगल। आगे क्या कहते हैं, बहुत अच्छी गीत लगता है ये मुझे, कि मकड़ियों के जाल मुँह पर, और सर के बाल मुँह पर, मच्छरों के दंस वाले, दाग काले लाल मुँह पर, वात झंझा वहन करते, चलो इतना सहन करते, कष्ट से ये सने जंगल, नींद में डूबे हुए से, ऊँघते अनमने जंगल, सतपुड़ा के घने जंगल, सतपुड़ा के घने जंगल। ठीक है, आगे आते हैं। बहुत अच्छा गीत है कि अजगरों से भरे जंगल, अगम गति से परे जंगल, सात सात पहाड़ वाले, बड़े छोटे झाड़ वाले, शेर वाले बाघ वाले, गरज और दहाड़ वाले, कंप से कनकने जंगल, नींद में डूबे हुए से, ऊँघते अनमने जंगल, सतपुड़ा के घने जंगल, सतपुड़ा के घने जंगल। फिर क्या कहते हैं, इन वनों के खूब भीतर, चार मुर्गे चार तीतर, पाल कर निश्चिंत बैठे, विजन वन के बीच बैठे, झोपड़ी पर फूस डाले, गोंड तगड़े और काले, जबकि होली पास आती, सरसराती घास गाती, और मुहवे से टपकती, मत करती बास आती, गूंज उठते ढोल इनके, गीत इनके, बोल इनके, सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से, ऊँघते अनमने जंगल, सतपुड़ा के घने जंगल, सतपुड़ा के घने जंगल। फिर देखो बहुत अच्छा समझना कि जागते अंगड़ाइयों में, खो खड्डों खाइयों में, घास पागल, कास पागल, साल और पलास पागल, लता पागल, वात पागल, डाल पागल, पात पागल, मत मुर्गे और तीतर, इन वनों के खूब भीतर, क्षितिज तक फैला हुआ सा, मृत्यु तक मैला हुआ सा, क्षुब्ध काली लहर वाला, मथित उत्थित जहर वाला, मेरु वाला, शेष वाला, शंभु और सुरेश वाला, एक सागर जानते हो, उसे कैसा मानते हो, ठीक वैसे घने जंगल, नींद में डूबे हुए से, ऊँघते अनमने जंगल, सतपुड़ा के घने जंगल, सतपुड़ा के घने जंगल। आगे कहते हैं कि धस्सो इनमें डर नहीं है,
मौत का यहाँ घर नहीं है, उतर कर बहते अनेकों, कल कथा कहते अनेकों, नदी निर्झर और नाले, इन वनों ने गोद पाले। लाख पंछी सौ हिरंदल, चांद के कितने किरंदल, झूमते बन फूल फलियां, खिल रही अज्ञात कलियां, हरित दुर्वा रक्त किसले, पूत पावन पूर्ण रसमय, सतपुड़ा के घने जंगल, लताओं के बने जंगल, सतपुड़ा के घने जंगल, सतपुड़ा के घने जंगल। अगर आपको अच्छा लगा तो कम से कम कमेंट करके, तालियों वाला कमेंट करके कम से कम कर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और इसी प्रकार से जो यूजीसी नेट में कविताएं लिखी हैं, मैं देखता हूँ यूट्यूब पे कविताएं पढ़ाते हैं, पर कविताओं को पढ़ाओ कम, उनसे जोड़ दो बच्चों को, आपको पढ़ने में मजबूर हो जाओ कविता की, क्या बात है। ठीक है, इसी प्रकार से जो कविताएं गाने लायक होंगी मैं आपको वाचन करूंगा अच्छी तरीके से। अभी कहाँ महादेव वर्मा की कविताएं पढ़ोगे तो और अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, चलो तो अब हम थोड़ा सा इस गीत के बारे में समझ ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा समझाएंगे, इसमें समझने लायक कोई बात नहीं है, क्योंकि गीतों का क्रम ही पूछा था। सतपुड़ा के घने जंगल, याद रखना, जंगलों का दोहन हो रहा था बहुत ज़्यादा, उससे आहत होकर भवानी प्रसाद मिश्र ने सतपुड़ा के घने जंगल लिखा था। कहा कि सतपुड़ा के घने जंगल, ये सतपुड़ा का जंगल है, बहुत घना है। ठीक है, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, यानी उसके अंदर आप जाओगे तो बहुत घना जंगल नजर आएगा। ठीक है, झाड़ ऊंचे और नीचे, याद रखना, झाड़ ऊंचे हैं और नीचे हैं, यानी झाड़ जो उसके हैं उसके अंदर जो झाड़ियां हैं बहुत ऊंची नीची खूब झाड़ियां हैं। ठीक है, चुप खड़े हैं आंख नीचे, कुछ नहीं बोलती हैं, एकदम शांत तरीके से बैठी है, नहीं खड़ी हैं। ठीक है, घास चुप है, काश चुप है, याद रखना, घास और काश यहाँ पे चुप है, घास चुप है, काश चुप है। मूक, मूक मतलब चुप। साल और पलाश, पलाश साल का एक पेड़ आता है, पलाश का पेड़ आता है, सबके सब चुप हैं। कौन कौन चुप है इसमें? घास, काश, साल और पलाश। बन सके तो धसो हिम्मत, धस ना पाती हवा जिनमें, इसमें हवा तक नहीं प्रवेश कर पाती है। अगर आप इसमें जा सकते हैं तो कम से कम जाकर एक बार देख के आए। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। सड़े पत्ते, इसमें बहुत सड़े से बहुत सारे पत्ते सड़े हैं, बहुत सारे पत्ते गल गए हैं, हरे हैं कुछ पत्ते, हरे हैं कुछ जले पत्ते। याद रखना, कौन पत्ते कैसे हैं भैया? सड़े हैं, गले हैं, हरे हैं और जले पत्ते हैं। इंपॉर्टेंट है। वन्य पथ को ढक रहे, यानी रास्ते को वो ढक देते हैं पत्ते। पंख दल में पले पत्ते, पंख मतलब क्या होता है? कीचड़, और दल मतलब दले हुए, यानी कीचड़ में कुछ पत्ते जो बहुत दल गए हैं, दले हुए हैं। चलो इन पर चल सको तो दलो इनको, दल सको तो, अगर इनको रौंद सकते हो तो रौंद के निकल जाओ, ये घिनौने घने जंगल नींद में। तो याद रखना, ये घिनौने घने जंगल। ठीक है, सबसे पहले ऊँघते अनमने जंगल, उसके बाद आपको एक लाइन में कर दिया जाए तो ये आ जाएगा, ये घिनौने घने जंगल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर सटपटी उलझी लताएं, लताएं बहुत उलझी हुई हैं। ठीक है, डालियों को खींच के, ऐसा लगता है कि डालियों को ये खींच खाएंगे। जब भी निकलोगे तो पैर को अचानक पकड़ लेती हैं, प्राण को कस लेकर पाए, ऐसा लगता है कि प्राण ही निकल जाएंगे। अब याद रखना, यहाँ जानवरों का क्रम पूछा जा सकता है आपसे कि सतपुड़ा के जंगल में जानवरों का क्रम से लगाएं तो सबसे पहले इसमें सांप आता है। सांप सी काली लताएं, जो लताएं हैं इतनी काली हैं तो लगता है कि जैसे सांप हो। बला की पाली लताएं, लताओं के बने जंगल, ये पूरा का पूरा जंगल लताओं से ही बना है। ठीक है, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। फिर सांप के बाद मकड़ी, मकड़ियों के जाल मुंह पर, आप जाओगे तो इतने जाले लगे हुए हैं कि लगता है कि जो मकड़ियों के जाले मुंह पर एकदम से, और सर के बाल मुंह पर। मच्छरों के दंश वाले, याद रखना, मच्छरों का दहशत है उसमें। तो पहले सांप, फिर मकड़ी, फिर मच्छर। ठीक है, दाग काले लाल मुंह पर। ठीक है, वात झंझा वहन करते, चलो इतना सहन करते, कष्ट से सने जंगल, ये जंगल बहुत कष्टों से सना हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अजगरों से भरे जंगल, इसमें बहुत अजगर सांप भी हैं, याद रखना, याद रखना, अजगरों। अभी हम क्रम भी देख लेंगे। अगम गत से परे जंगल, अगम जिसमें इसको इसके आर पार नहीं हुआ जा सकता है,
ठीक है। 7 पहाड़ों यानी पहाड़ों का कितना वर्णन है, 7 पहाड़ों की बात हुई है। और फिर शेर है, बाघ है, वर्णन याद रखना, सांप, मच्छर, ठीक है, सांप, मकड़ी, मच्छर, अजगर, फिर शेर, बाघ, कंप से कनकने जंगल। अभी इसके बाद में देखते हैं। 4 मुर्गे हैं और 4 तीतर, याद रखना इंपॉर्टेंट है। 4 मुर्गे और 4 तीतरों का वर्णन है। 4 मुर्गे हैं और 4 तीतर है। 4 मुर्गे और 4 तीतर, ठीक है। याद रखना इसमें गोंड जनजाति का भी वर्णन है। इसकी तो समझाने का कोई मतलब नहीं है। विजन वन के बीच बैठे, विजन वन मतलब विजन वन यानी अकेले एकदम से, ठीक है। गोंड तगड़े, याद रखना गोंड जनजाति का वर्णन इसमें इंपॉर्टेंट है। गोंड पूछा भी जा चुका है, गोंड जनजाति का इसमें वर्णन है। त्योहार पूछा जाएगा तो याद रखना जब की होली पास आती, तो इस किस त्योहार का वर्णन हुआ है भैया, होली का हुआ है। किसका हुआ है भैया, होली का। सरसराती घास खाती, होली जब आती है तो घास खाने लगती है। और महुए से टपकती, महुए का टपकना याद रखना, गूंज उठते ढोल इनके। जून दिसंबर 2024 में पूछा गया था कि सतपुड़ा के घने जंगल में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया गया है, तो याद रखना वर्णन हुआ है ढोल का। किसका, ढोल का। किसका भी है, ढोल का। चल आगे बढ़ते, कौन कौन पागल मैंने बता दिया आपको कि घास पागल है, कास पागल है, साल पागल है, पलाश पागल है, लता है, वात है, डाल है, पात है। और याद रखना मुर्गों का वर्णन है, मत मुर्गे और तीतर, ठीक है। मुर्गे भी मदमस्त हैं, ठीक है। याद रखना मेरू का वर्णन है, मेरू मतलब पर्वत पहाड़ होता है। शेष, शेष वाला है। शंभु यानी भगवान का नाम पूछे तो शंभु और सुरेश का नाम आया है। और एक सागर का भी वर्णन हुआ है, किसका भी है, सागर का। ठीक वैसे घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, ठीक है। धसो इनमें डर नहीं, ये पंक्ति पूछी जा चुकी है, याद रखना ये वाली पंक्ति। धसो इनमें डर नहीं है, मौत का या घर नहीं है, ये पंक्ति पूछी जा चुकी है। नदी और निर्झर यानी नदी और नाले का वर्णन आया है। नदी और नाले का वर्णन याद रखना। पंछी कितने, याद रखना कितने पंछियों की बात हुई है, 1,00,000 पंछी, लाख पंछी। और हिरन कितने, 100 हिरन और लाख पंछियों की बात है। चांद के कितने किरण, याद रखना सूरज का नहीं चांद का वर्णन हुआ इसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ से गीत क्रम, ये इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, ये वाली लाइन नहीं है शायद। देखो ये वाली लाइन उठा लेना वहाँ पे, ठीक है। ये घिनौने घने जंगल, ठीक है, ये नहीं उठाया है, ठीक है। सबसे ऊँघते अनमने जंगल, और फिर उसके बाद में ये घिनौने घने जंगल, ये लाइन शायद यहाँ पे नहीं लिखी है। पहले सतपुड़ा के घने जंगल, फिर ऊँघते अनमने जंगल, इसके बाद ये घिनौने। देखो ये इसके बाद कौन सी लाइन है, ये घिनौने, ये घिनौने, ठीक है। ये घिनौने घने जंगल, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। ये लाइन छूट गई थी। सतपुड़ा के घने जंगल, फिर ऊँघते अनमने जंगल, फिर ये घिनौने घने जंगल, फिर ये लताओं के बने जंगल, ठीक है। एक बार फिर से लताओं के बने जंगल, फिर कष्ट से सने जंगल, कंप से कनकने जंगल, ठीक वैसे घने जंगल, लताओं के बने जंगल, ठीक। तो लताओं के बने जंगल लास्ट में भी आया है और बाद में आया, तो लताओं को यहाँ से छोड़ सकते हो एक बार। तो अगर हम एक शब्द के उठाएं तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या, सतपुड़ा के घने जंगल, फिर ऊँघते अनमने जंगल, ठीक है। फिर क्या है, ये घिनौने घने जंगल, घा वाली बात उठा लो। फिर लताओं से छोड़ दो तो कष्ट से सने जंगल, फिर कंप से, फिर ठीक वैसे घने जंगल, ठीक है, फिर लताओं के बने जंगल। ये इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, याद रखना एक बार फिर से। सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल, फिर ये घिनौने घने जंगल, लताओं के बने जंगल, कष्ट से ये सने जंगल, कंप से कनकने जंगल, ठीक वैसे घने जंगल, लताओं के बने जंगल। ये क्रम लगाने के लिए आ जाएगा तो इम्पोर्टेंट है। जानवरों का अगर क्रम पूछता है तो याद रखना सबसे पहले सांप आया, फिर मकड़ी आई, फिर मच्छर आए, फिर अजगर, फिर शेर, फिर बाघ, फिर 4 मुर्गे और 4 तीतर। इंपॉर्टेंट, सांप, मकड़ी, मच्छर, अजगर, शेर, बाघ, 4 मुर्गे 4 तीतर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सांप, मकड़ी, मच्छर, अजगर, शेर, बाघ, 4 मुर्गे 4 तीतर, इंपॉर्टेंट है। वर्णन देखो इसमें किस किस का वर्णन हुआ है, देखो गोंड जनजाति का वर्णन आया है, इंपॉर्टेंट है। गोंड जनजाति का वर्णन,
होली का वर्णन है, महुए का वर्णन है, ढोल वाद्य यंत्र का वर्णन है, होली त्यौहार का वर्णन है, मुर्गे का वर्णन है, मेरू वाला का वर्णन है, सुरेश और भगवान का नाम है तो शंभू और सुरेश का वर्णन है, और एक सागर का वर्णन है। इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पागल कौन कौन है? घास, कास, ये सब क्रम से भी हैं, याद रखना। घास, कास, साल, पलास, लता, वात, डाल, पात, ये सब के सब पागल हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये गीत, ये बहुत आपको अच्छी लगी होगी कविता, मैं उम्मीद करता हूँ। और अच्छी अगर नहीं लगती तो आप लोग देखते नहीं, आप जिस प्रकार से प्यार दे रहे हैं, मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द हम लोग अच्छे एक हम क्या क्या कहें, अब इसके बारे में खैर कुछ कह नहीं सकते हैं, पर इतना जानते हैं कि आप लोग जिस प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं, जिस प्रकार से क्लासों को प्यार दे रहे हैं, इतना पता है बहुत जल्द हम लोग यूजीसी नेट को कंप्लीट करके एक दूसरे सिलेबस पे पहुंच चुके होंगे। और 25 अप्रैल मैंने टारगेट किया है, 25 अप्रैल को मैं आपका सिलेबस पूरा कर दूंगा। उसके बाद सिर्फ 2 महीने यानी मई और उत्तर जब तक एग्जाम नहीं होगा, डेली 100-150% 200% आपके लिए मैं प्रैक्टिस कराऊंगा इन्हीं 5 से 10 मिनटों पे। अगर आप मुझसे बराबर बने रहें तो पग ये तो दावा है कि आप जब एग्जाम में बैठोगे तो एक बार मुस्कुराओगे जरूर कि क्या बात है, मजा आता है पेपर देख के, ठीक है। मगर तब जब आपको एक क्लास 2-2 बार देखी होगी, या क्लास एक बार देख रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं, बराबर रिवीजन मार रहे हैं, तब, ठीक है। अब ये मन से निकाल दो कि कुछ चीज़ें मैं आपको अधूरा पढ़ाता हूँ, ये मत सोचना कि यार इतना टाइप किया हुआ या इस प्रकार से कोई ऐसे कुछ ये छोड़ देते होंगे सर, नहीं। जब भी आपको लगे बेटा, जाके मिला लेना, किसी भी किताब से, किसी भी बुक से, कुछ भी मिलाना चाहो मिला सकते हो। अगर कोई शब्द इधर उधर पाना तब बताना मुझे, ठीक है, क्योंकि मेहनत बहुत ज़रूरी है। आप अपने पेपर के लिए जितनी मेहनत करेंगे उतनी कम है, खूब मेहनत करो। फर्स्ट पेपर को भी पढ़ते रहो, फर्स्ट पेपर में सब ना पढ़ पाओ तो कम से कम 5 से 6 यूनिट पे इतनी पकड़ बना लो कि 30% सही हो जाए, 70-75 इधर से हो गया, जीआरएफ आपके हाथ में होगा, ठीक है। चलो, फिर मैं कहता हूँ आपको क्लास अच्छी लगती है तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है, तो मेरा भी कुछ भला हो जाएगा। और दूसरी बात, एक बात और आपको बताता हूँ कि भाई क्लास आप पूरी देखा करें, ठीक है। जितनी क्लासें हैं अगर आप पूरी देख लेते हैं तभी आपको बात समझ में आएगी, वैसे नहीं, ठीक है। और मेरा भी कुछ इसमें भला हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको नोट चाहिए तो मैं बार बार फिर कहता हूँ, नंबर लिख लीजिए 97 21 56 58 और 75। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करोगे, ठीक है। 299 नोट्स की कीमत है, बहुत ज़्यादा नहीं है, और सारे नोट्स आपको दिए जाएंगे। इसमें प्रैक्टिस भी जुड़ी हुई है, ठीक है, यानी जितने मैं प्रश्न कराऊंगा वो भी सब आपको मिलेंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की यही क्लास रखते हैं कविता की।